नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात इकोनॉमी की। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश की इकोनॉमी संकट में है। उद्योग धंधे, व्यापार और कारोबार बंद होने के कारण लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं। लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। एक सर्वे में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े 57% उद्यमियों ने माना है कि उनके पास संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है। ये उस सेक्टर का हाल है जिसके जरिए देश के ज्यादातर लोग आजीविका कमाते हैं। इस संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर सरकार से कहा है कि वो लोगों को सीधे आर्थिक मदद मुहैया कराए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की झटके और खौफ की नीति ने कोरोना काल में लोगों की तकलीफ और बढ़ा दी। इसे मानवीय त्रासदी बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की आजीविका और खर्च करने की क्षमता को सुरक्षित रखेगी, तभी मौजूदा संकट से पार पाया जा सकता है। राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर आर्थिक संकट को मानवीय त्रासदी में बदलने का जिम्मेदार कौन है। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, निदेशक आईआईएफ प्रोफेसर अमन अग्रवाल, बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा से। प्रोफेसर, आप किस तरह से देखते हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से इकोनॉमी के बारे में बात की है और जो सुझाव दिए? सुझाव डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सोच समझ करके ही देते हैंगे और दुनिया के और देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनका सबसे सही जो सुझाव है वो मिनिमम इनकम गारंटी का है और उसको लागू करने के विषय में मैं लिख भी चुका हूं और 4 महीने से उसकी पैरवी भी कर रहा हूं। निहायत ज़रूरी है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है और क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस इस अप्रत्याशित विपदा में बहुत छोटा है, केवल 1% जीडीपी का है, जबकि 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में वो 3-3.5% का था जब सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में थी। और इसी वजह से 2008 के बाद 2009 में 2 क्वार्टर में ही जो ग्रोथ रेट थी, विकास दर थी, वो जब गिरी थी 2008 के संकट के बाद तो वो 4% रह गई थी। 2 क्वार्टर के अंदर बढ़ करके 6% हो गई। अगर ऐसा ना होता तो अंतर्राष्ट्रीय संकट होने के बावजूद हमारे देश में 8% विकास दर 2004 और 14 के बीच में न बनी रहती जी। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो फिस्कल स्टिमुलस है वो मॉनेटरी स्टिमुलस चाहे जितना बड़ा हो, पॉइंट ये है कि फिस्कल स्टिमुलस कितना बड़ा है। मॉनेटरी स्टिमुलस तो 9% है, मगर वो तो लोन्स लोग तब लेंगे ना जब डिमांड होगी, तो लोग लोन्स लेने में ही कतराएंगे और उनको कतरा रहे हैं, ये साफ हो गया है। इसलिए फिस्कल स्टिमुलस के लिए की पैरवी कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, सही कर रहे हैं। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि डिमांड एक बड़ी समस्या है। अगर डिमांड नहीं है तो फिर जाहिर है उत्पादन होगा भी तो किसके लिए होगा। और शायद एमएसएमई के जिन लोगों की ओर से ये बात आई है कि 57% ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कैश ही नहीं है इस गतिविधि को चलाने के लिए। वैभव अग्रवाल जी, आप ये पूरा मसला जो देख रहे हैं उसमें क्या सचमुच आपको लगता है कि सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो रही है? जो आंकड़े हैं उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है? नमस्कार श्रीवास्तव साहब, देखिए ऐसा है कि आंकड़ों की तो ऐसी बात है कि हम इसको अलग अलग शब्दों से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि आंकड़े केवल और केवल आरबीआई ही रिलीज करता है और भारत सरकार के पास आंकड़े जो होते हैं वो आरबीआई से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपस में बात करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करते हैं और आरबीआई के साथ मिलकर उन आंकड़ों को कंपाइल करके पब्लिक डोमेन में डालते हैं। इतने लोग इन्वॉल्व हैं चेन में, मैं अगर राजनीतिक रूप से भी इन आंकड़ों का गलत इस्तेमाल करके गलत बिना पारदर्शी रूप से अगर इनको प्रेजेंट करने की कोशिश करो तो यह हो नहीं सकता है।
क्योंकि आंकड़े एक जगह से नहीं आ रहे हैं, आंकड़े 20 जगह से आ रहे हैं, 200 जगहों से आ रहे हैं। तो 200 जगहों से कंपाइलेशन होता है। तो बेसिकली सरकार पे ये आरोप लगाना कि आंकड़ों में धांधलेबाजी है, वो तो गलत बात है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सरकार ने 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस ऑलरेडी दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रा को करने के लिए। 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस ऑलरेडी दिया है, जो कि पाकिस्तान के 1/3 जीडीपी के बराबर है। एक्चुअली पाकिस्तान की आधी जीडीपी के बराबर है। तो उसको ऑलरेडी वो हमारी सरकार भारत में रोल आउट कर चुकी है, और उसके अभी आने वाले साइड में, आने वाले क्वार्टर में उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फाइनेंस अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था, वो हो गया है। कंप्लाइंसेस का बहुत बड़ा इशू था, जीएसटी का, वो हो गया है। टैक्सेशन की सारी डेट्स की एडजस्टमेंट थी, वो हो गई हैं। तो देखिए, समय लगता है। इकोनॉमी आज रात को हम चाहें और कल सुबह उठ के हम कर लें तो उसका वो काम तो हम कर सकते हैं, पॉलिसी तो रोल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही शुरू होता है। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, डिपेंड करता है। आपकी बात वैभव जी ये ठीक है कि समय लगता है, लेकिन सरकार के कदमों पर भी लोगों की नजर रहती है। और ये तो है ही है कि एक जमाने में हम मुकाबला अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, फ्रांस से करते थे, और आज आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे भारत की किसी भी तरह से तुलना करें। खैर, आपका वो आपका अधिकार है, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। हम नेपाल से भी कर सकते हैं वैभव जी हम नेपाल से भी कर सकते हैं, बहुत लोगों से कर सकते हैं। सवाल यह है कि एक पूरे आर्थिक संकट में जिसे मानवीय त्रासदी में बदल दिया गया है, अब जो नजर आ रहा है, जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही, वो एक सच्चाई है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आप क्या मानते हैं कि इस समय सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं, जिनके बारे में अभी वैभव जी ने कहा है, वो संतोषदायक हैं, या जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार झटके और खौफ की नीति पर चलती है, अचानक कुछ झटका दे देती है, कभी कुछ बंद कर देती है, कभी कुछ शुरू कर देती है, और लगातार एक खौफ का माहौल भी बना हुआ है, और सारा जो डिमांड और सप्लाई का मसला है वो बुरी तरह फंसा हुआ है। एक आर्थिक संकट को मानवीय त्रासदी में बदल दिया गया है, सिर्फ सही फैसले ना कर पाने की वजह से। कोरोना काल में जो दर्द है लोगों का वो ज्यादा बढ़ा है। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बात बड़ी सही कही है कि जो है कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आम जनता को भी आ रही है, हिंदुस्तान के नागरिकों को भी आ रही हैं। और ये हम कहें कि सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिकों को आ रही हैं, बाकी देश के जो नागरिक हैं वो बड़े खुशहाल हैं और खुश में रह रहे हैं। जिस तरीके से उनकी सरकारों ने स्टेप लिए होंगे, ये गलत रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने पहली लाइन में भी ये अपनी कहा गया है बड़ा साफ कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो हुए हैं, और इसके अंदर जो लॉकडाउन था वो इनएविटेबल था, क्योंकि ये करना ही आवश्यक था, इसको के बिना कोई चारा नहीं था। अगर हमें मानहानि जो लोग हैं उनकी जानें बचानी थी और चीजें करनी थी। अब किसी भी सरकार के सामने ऐसी स्थिति नहीं आई है। जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वो उन्होंने अपनी सरकार। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, मैं बस एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने इनवेटेबल कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि जिस तरह से किया गया है लॉकडाउन वो बहुत ही अमानवीय तरीका था, अचानक चौंकाने हुए, बिना किसी तैयारी के। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उसी पे आ रहा हूं मैं सर। देखिए, पहली बात तो सारी जनता के सामने था ही कि किस तरीके की स्थिति चल रही है। सारी वर्ल्ड न्यूज इस समय जैसे आपके चैनल के माध्यम से आती है, ऐसे और चैनल्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच ही रही थी। और जो लॉकडाउन की आशंका थी वो मार्केट में ऑलमोस्ट 1 महीने तक पर्कुलेट करती रही, फरवरी से लेके मार्च के एंड तक, जब उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया। तो ये कहना कि किसी को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये तो मेरे विचार में गलत धारणा है। दूसरी बात, जो लॉकडाउन किया गया किसी भी देश के सामने, कुछ देशों ने बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ देशों ने किया। अब उनके सामने चुनौती थी कि किस तरीके से किया जाए, कितनी बड़ी जनता के ऊपर इम्पैक्ट होगा, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, उसको देखते हुए सरकार ने किया। जैसे कि पहले कोई प्रेसिडेंटेड स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था इस सरकार के सामने कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने कदम उठाए। मैं जो दूसरी बात कह रहा था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम ये कर सकते हैं, पैसा दे दे, पैसा बांट दे, पैसा लोगों तक पहुंचाएं, उससे तो लोग जो है खरीदारी नहीं बढ़ाएंगे, ना कंजम्पशन करेंगे, ना खाना खाएंगे। जब लॉकडाउन में है, जब मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, मैं ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल सकता, मेरे ऑफिस में 45 लोग हैं, उनमें सिर्फ अभी 3 लोग आ रहे हैं, मैं उनको बुला ही नहीं सकता हूं, तो वो कैसे आएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे? तो उनके अगर पास जेब में पहुंच भी जाएगा वो पैसा, तो वो खर्चा तो नहीं कर सकते हैं। और इस सरकार ने कोशिश भी किया, जैसे वैभव ने बताया कि कुछ जो है खर्चे डायरेक्ट देने की कोशिश करी। जहां तक जो बेसिक मिनिमम इनकम की बात है,
उसका जो उसकी जो मेथड है उसका यही है कि जितने भी बेनिफिट्स कोई भी सरकार देती है उन सबको विड्रॉ किया जाता है, उसके अगेंस्ट वो मिनिमम बेसिक इनकम बेनिफिट दिया जाता है। इस पे हम और भी पूछ लेते हैं। वैसे सरकार ने करीबन लाखों, कांग्रेस की सरकार ने और बाकी सरकारों ने लाखों बेनिफिट्स लोगों को दिए हुए हैं सब्सिडीज के माध्यम से। आप जो कह रहे हैं अमन जी, हम फिर आएंगे आपके पास, लेकिन दो फैक्ट इस परिचर्चा में मैं लाना चाहूंगा। 13 मार्च को इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा था कि कोरोना कुछ ऐसा खतरनाक चीज नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैंडेमिक नहीं होगा इस देश में। और 22 को हमने देखा कि किस तरीके से कर्फ्यू की शुरुआत हुई। तो यह कहना कि बहुत पहले से सरकार ने फिलर्स दे दिए थे, वो शायद ठीक नहीं है। और दूसरा यह है कि लोगों को पास, चाहे वो लॉकडाउन हो या ना हो, लोग खर्च कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, लोगों को तो खर्च करना ही पड़ रहा है। बहरहाल कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, पूर्व प्रधानमंत्री ने जो कहा है आपने उसको सुना ही होगा, और सरकार का जो रवैया है वो भी आपने देखा होगा, और प्रवक्ता ने अपनी बात जो बीजेपी के उन्होंने रखी भी। आप क्या क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल 6 सालों के अंदर जैसे मेरे मित्र हैं वैभव भाई, उन्होंने बोला कि सब कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल कागजों के अंदर हो रहा है। तभी 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार के रहते रहते आज जो बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पे आ गई, 26% बेरोजगारी हो गई। जिस जीएसटी और नोटबंदी को वो बड़ा अपनी उपलब्धि लेके कह रहे थे, आज उसकी मार इतनी हो गई कि व्यापारों पर उस पर इफेक्ट पड़ गया। बुनकर व्यापार, रोजगार व्यापार, जो डेली रूटीन का व्यापार है, सारा सड़क पे आप खड़ा हो गया। और किस तरह से आपने मानवीय त्रासदी को बनाकर अपनी जो डिमोट काम थे, जिससे देश को नुकसान हो रहा था, उनको आपने बड़ी आसानी से छुपा दिया। जैसा भी आपने बोला कि हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीमारी बड़ी होगी नहीं, और उसी के बिहाफ से ऊपर जब प्रधानमंत्री को सूटेबल लगा, प्रधानमंत्री ने उसी हिसाब से ट्रंप जी को भी बुला लिया। ट्रंप के बुलाने के बाद इन्विटेशंस भी कर दिया, और उसके बाद ताली और थाली भी बजा दी। और ताली और थाली बजाने के बाद पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आपने 10 करोड़ रोजगार को रोजगार देना था, उसकी जगह आपकी कोरोना की ग्रोथ बढ़ के हाई हो गई, उसको आपने छुपा लिया। आज मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला? मनमोहन जी ने बोला इन्फिनिटी ऑफ पैसा बढ़ाया जाए। जब तक एक नॉर्मल क्लास के पास पैसा नहीं आएगा, वो पैसा लेके बाजार में नहीं जाएगा, तब तक वो परचेज पावर नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डेवलप होगा? आपने करोड़ों रुपए की तादाद करके लोन में बांट दिया। लोन लेने के बाद उसके पास लोन चुकाने का पैसा नहीं, तो लोन लेके क्या करेगा? 20 लाख करोड़ की जो आपकी डेफिनेशन है वैभव भाई, वो 20 रुपए तो रह गए मजदूर के पास, और लाख रुपए चले गए आपके बिजनेसमैन के पास, और करोड़ जो गए हैं वो बीजेपी के लगातार ऑफिस खुलते जा रहे हैं। पूरे 6 साल में अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो बीजेपी की पूरी। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, आप एक विपक्ष की ओर से जो आपको कहना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत से और प्रश्न हैं जो इस पहलू से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ब्रेक के पहले प्रोफेसर मेहरोत्रा से एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। प्रोफेसर मेहरोत्रा, ये जो सरकार, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कहा है कि सरकार झटका देना और खौफ पैदा करना, इन तरीकों से काम करती है, ना कि सबको भरोसे में लेके काम करती है। और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया उसने बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ाई है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? ये मेरे सहमत होने और न सहमत होने की बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरे दुनिया के देशों की लॉकडाउन की स्ट्रिंजेंसी का एक इंडेक्स बना रखा हैगा। तो स्ट्रिंजेंसी का इंडेक्स में हम भारतवर्ष अव्वल नंबर पे था। इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किसी भी दुनिया के देश ने लागू नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जो आकस्मिक लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस पे हुआ, वो किसी देश में इस प्रकार नहीं हुआ। अमन अग्रवाल जी एक नई धारणा लेकर के चल रहे हैं अब कि हमको तो महीना भर पहले से मालूम था। अगर आपको मालूम था तो अरे बड़ी मेहरबानी करते, देश पर और दुनिया पर आप सबको बता देते, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था, राज्य सरकारों को नहीं मालूम था, और जहां तक हमें मालूम है और दुनिया को मालूम है, शायद केंद्र सरकार में भी अधिकतर लोगों को नहीं मालूम था। 2 डेज नोटिस पे वो एक वॉलंटरी संडे को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। और इसलिए ये सब तो इतनी, मतलब इसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। मतलब नई धारणा लेकर के चले आए, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं।
ठीक है। क्योंकि आपने 2 महीने के, एक सेंटेंस बोलने दीजिए। क्योंकि आपने ऐसे लोगों को लॉकडाउन कर दिया जिनके पास रहने की सुविधा कायदे से नहीं थी। 5 लोग एक कमरे में रह रहे थे और उनको कोरोना हो गया। 2 महीने वो वहां रहे। कोरोना होने के बाद आपने ट्रेनें चला दी, 2 महीने के बाद वो घर गए और कोरोना देश भर में फैल रहा। ये बात याद रहे कि कल के आंकड़े हैं कि हम दुनिया के अव्वल देशों में हैं। 62,000 नए केस हुए हैंगे। यूएसए को पार कर दिया हमने और हमने ब्राजील को भी पार कर दिया। तो आगे देखिए। ठीक है वैभव अग्रवाल जी बहुत असहमतियां दर्ज करा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे तो इस पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो सच है कि कोरोना में जिस तरह से भारत लगातार अब दुनिया में सबसे बड़ी एक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया है, जहां हर दिन के लिहाज से शायद सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था की, सरकार की। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तो आगे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कोरोना काल में जो आर्थिक संकट है उसे मानवीय त्रासदी में किसने बदला, इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल। वैभव जी, जब हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा कह रहे थे कि सरकार ने बेहद चौंकाते हुए अचानक जिस तरह से लॉकडाउन किया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कह रहे हैं, उसकी वजह से तकलीफ और बढ़ी। एक बात तो आप माने या ना माने, लेकिन चाहे वो कोरोना का मामला हो या चाहे आर्थिक स्थिति का मामला हो, दोनों की जो तस्वीर है, जो नतीजे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो भी फॉर्मूला रहा हो उस पर आप कितना भी गर्व कर लें, नतीजा बहुत खराब आया है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि श्रीवास्तव साहब, प्रोफेसर मेहरोत्रा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब की बार अपने मन की बात रखने की जगह तथ्यों की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। लेकिन जहां तक सरकार की नीतियों का सवाल है और लॉकडाउन का असर है, देखिए, भारत की तुलना यदि हम विश्व के किसी भी देश से करें तो वो उससे भरसाजनक बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत में 130 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। भारतवर्ष इतना बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है कि 32 से 33-34 देश जो हैं, अलग अलग देश विश्व के, वो भारत में समा सकते हैं। उसके बाद भी भारतवासियों के लिए जगह मिलेगी। और जो इकोनॉमिक्स है वो तो भारत की बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे कंजम्पशन स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है, सप्लाई स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है, लॉजिस्टिक डिफरेंट है। तो देखिए, जो कंपैरिजन है वो हम भारत से करें, भारत का कंपैरिजन भारत से करें तो वो बेहतर रहेगा। अब जहां तक सरकार की बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उसका असर बड़ा खराब रहा। तो देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की अकेले जिम्मेदारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। और सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर का जो इशू हुआ है वो या तो कांग्रेस रूल्ड प्रदेशों में हुआ है और या वो दूसरी अन्य पार्टी के रूल में प्रदेशों में हुआ है। तो देखिए, अगर आप उसको भी मोदी के सर मनना चाहते हैं तो मैंने पहले भी अपनी डिबेटों में कहा है, मैं आपकी डिबेट पे भी कहा है और राष्ट्रीय अन्य चैनलों की डिबेट पे भी कहा है कि जिस जिस प्रदेश को ये है कि मोदी ने करना है, वो अपनी प्रदेश सरकार से रेजिग्नेशन दे। मेरी जिम्मेवारी है, मैं वहां पे प्रदेश सरकार में स्थिरता दूंगा और जिम्मेवारी लूंगा। ठीक, बड़ी सिंपल बात। ठीक है। आपने ये अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही कि किसी दूसरे नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपने पहले ही कहा कि दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान से तुलना करने के आपने पहले ही शुरुआत की थी। और दूसरी बात,
बिहार में तो आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, किससे इस्तीफा मांगे? बिहार में आपकी सरकार है वैभव जी, किससे इस्तीफा मांगेंगे आप? बिहार में किसकी सरकार है सर? देखिए अब आप विषय पर रहिए। ये जो हंसुए की शादी में खुरपी का गीत नहीं गाना चाहिए। बिहार में आपकी सरकार है, किससे आप इस्तीफा मांगेंगे मैं नहीं जानता। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आप जो बातें कह रहे थे उसका संतोष मेहरोत्रा जी ने, वो भी प्रोफेसर हैं, आप दोनों लोग अर्थशास्त्र के जानकार हैं, हम आपसे उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उलट बात कही। अमन अग्रवाल जी, आप अब क्या कहेंगे इस पर? हाँ, पहली चीज तो जी मैंने ये बात कही थी कि दुनिया में लोगों को पता था कि क्या हो रहा है कोरोना और क्या कोरोना का इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सरकार ने घोषणा की थी। तो मैं आप लोगों को दोनों को करेक्ट करना चाहूंगा कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सरकार ने कोई घोषणा की थी, पर नहीं, माफ करिएगा, हमने भी ये नहीं कहा कि सरकार ने घोषणा की थी, हमने ये कहा, माफ करिएगा प्रोफेसर अमन अग्रवाल, फैक्ट सही करके बात आगे बढ़ेंगे, फैक्ट सही करके आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपने दुनिया की बात कही, हम कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि यहाँ के लोगों को, जब हम चौंकाने की बात करते हैं तो हम भारत की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे। मेरी बात कहने तो दे मेरे को, बिल्कुल, लेकिन आप जो बात हम पर कह रहे हैं वो हमने नहीं कही। एक महामारी फैल रही है और दुनिया में आ रहा है और दुनिया का पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी आशंकाएं बन रही थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 तारीख को, मैं डेट आपको दे सकता हूं, 13 मार्च को देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा खड़े होकर संसद में, प्रोफेसर अमन अग्रवाल संसद में खड़े होकर कहा कि कोई समस्या नहीं है। संसद में खड़े होकर इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने 13 मार्च को कहा कि कोई समस्या नहीं है। उसके पहले हमने देखा गुजरात में नमस्ते ट्रंप हुआ, हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक गतिविधियां सरकार बनाने तोड़ने की चल रही थी, ये सारा कुछ हो रहा था। इस देश की सत्ता लगातार संकेत दे रही थी कि कोरोना से बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। कैसे जनता मान ली थी? ऐसा है जी, मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूं, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं कैबिनेट के बारे में कह सकता हूं, ना किसी मंत्री के बारे में कह सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, कोई भी इंसान, कोई भी एक आम इंसान जो इंफॉर्मेशन आती है आप जैसे चैनलों के माध्यम से, उसके बेसिस पे अपने एक्शंस करता है, अपने प्रिकॉशंस लेता है, अपनी चीजें आगे निर्धारित करता है। और ये इंडिकेशन जनवरी से लेके आप लोगों के चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी कि ऐसी हालत होती जा रही है। लोग सरकार पर भरोसा करते हैं सर। अगर सरकार इस देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो चैनलों पर या हमारे आपके संकेतों से बात नहीं बनती है, इससे बात नहीं बनती। बहरहाल आप बताएं चंद्रमोहन जी, क्या सचमुच देश को इस बात के बारे में समझदारी की? अमन जी रुकिए, समय की भी सीमा होती है ना, समय की भी सीमा होती सर। चंद्रमोहन जी तब से चुप बैठे, उनसे भी पूछ लेते एक सवाल उनसे भी पूछ ले। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि सब कुछ पता था, अमन अग्रवाल कह रहे हैं कि देश को पता था, वो पूरी तरह से तैयार थे। जल्दी बताइए, आपका समय कम हो रहा है। देश को पता, राहुल गांधी जब सबसे पहला कोरोना केस केरला में मिला, राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट करके अवगत करवाया और सरकार ने उनकी बात को ना माना। उसी के विपरीत जो आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर बोलते रहे, आपने इतना बड़ा इवेंट कोरोना ट्रंप कर दिया, देश की भुखमरी को दीवारों के अंदर छुपा दिया। उसके बाद आपकी लापरवाही के अंदर प्रवासी मजदूर करोड़ों की तादाद के अंदर सड़कों पर उतर आया। आप कह रहे हैं कि आप कोरोना की तैयारी कर रहे थे, आज कोरोना का रेशो 20 करोड़ से पार चला गया। और आपने जिस समय सरकार को जरूरत थी, उस समय सरकार ने पूरे देश को आत्मनिर्भर बना के छोड़ दिया। क्या जिस समय ताली और थाली बजी थी, उस समय सरकार को इसके रिलेटेड उपाय नहीं करने चाहिए थे? लेकिन सरकार ने उसको इवेंट बनाकर, ठीक है, एक फैक्ट सही कर लीजिए, चंद्रमोहन जी शायद आप गलत बोल गए हैं। 20 करोड़ नहीं, 20 लाख आपको। ठीक है चंद्रमोहन जी, आ गई आपकी बात। 20 लाख से ज्यादा देश में कोरोना के मरीज हो गए और ये बेहद चिंता की बात है। बहरहाल एक आखिरी टिप्पणी छोटी सी प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा से ले लेते हैं। सर, जो पूरी आर्थिक स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से एमएसएमईज का बात आई है, उनकी नकदी की कमी से, या पूरा जो बेरोजगारी का दर है, जो समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं डिमांड बिल्कुल नहीं बन पा रही, क्या लगता है कि सरकार का जो पूरा रुख है इस समस्या को हल करने से, अगर उसमें तब्दीली नहीं आई तो हम इससे कैसे निकलेंगे? तब्दीली लानी होगी और फिस्कल स्टिमुलस लाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1% जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस से काम चलने नहीं वाला।
और मैं नहीं कह रहा, आरबीआई स्वयं कह रहा है और 2 महीने से कह रहा है। मैं वैभव जी को याद दिला दूं, क्योंकि वो आरबीआई की दुहाई दे रहे थे कि आरबीआई कह रहा है तो इस साल तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे। जो प्रवक्ता कह रहे थे ऐसा होने नहीं वाला है। जो सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, 70 साल में पहली बार इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन 5 to 6% एस्टिमेट है और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का एस्टिमेट है इस साल 2021 की बात कर रहा हूं 12%। और अगले साल आरबीआई कह रहा है कि साल के आखिरी भाग में संभवतः हम उस स्तर पे शायद पहुंचे जो 19-20 का था। और इसमें कोई राय नहीं है कि अभी उस स्तर पे पहुंचने में, जीडीपी के स्तर पे जो 19-20 का था, जाहिर है संकट बहुत ज्यादा है और देखना होगा कि इस संकट से निकलने के लिए हमारी जो सरकार है, आपका बहुत शुक्रिया। सरकार किस तरीके से इस संकट से निकालती है इस देश को, उसकी जिम्मेदारी है और उस पर ही सबको भरोसा भी करना होगा। देश की सरकार पर भरोसा करना होगा और वो क्या कदम उठाती है उससे ही तय होगा कि संकट को लेकर वो कितनी गंभीर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। राजनीति में बस आज इतना ही। नमस्कार।